स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज है केरल के बारे में। केरल के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा विजिट किया गया अपने पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन के लिए। और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो हैं, पॉलिसी हैं, उनके बारे में भी उन्होंने मेंशन किया है स्पीच के अंदर में। और स्पीच में ही केरल के जो फार्मर्स हैं उनका जो राइस फार्मिंग का प्रैक्टिस हुआ करता है उसका भी मेंशन है। तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं कि लास्ट 1 ईयर के दौरान में जो केरल है वो किस वजह से न्यूज़ के अंदर में था, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसकी वजह से ये जो स्टेट है वो न्यूज़ में रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जो पॉइंट है वो है एक्सट्रीम पॉवर्टी का, कि नवंबर दिसंबर के समय में जो केरल का जो गवर्नमेंट है उन्होंने मेंशन किया था कि उन्होंने जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको यहाँ पे इरेडिकेट किया है, उसको रिमूव किया है केरल के वहाँ पे। सेकेंड आप देखिए कि जो जुलाई अगस्त का जो मंथ है उस दौरान में केरल के द्वारा मेंशन किया गया कि उन्होंने अपने आप को एक डिजिटल लिटरेट स्टेट के रूप से सेटअप किया है, कि जो डिजिटल लिटरेसी है वो वहाँ पे ग्रास रूट लेवल के ऊपर में पहुँचा है। उससे पहले अगर हम डिस्कस करें तो यूनेस्को का एक कैंपेन है जिसको कि हम यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है उसके अंदर में कैटेगरी हुआ करती है लिटरेचर का, जो सिटी कैसा सिटी जहाँ पे लिटरेचर के रिगार्डिंग में किसी तरीके से क्रिएटिविटी है। तो आप देखिए कि केरल का जो कोझिकोड का एरिया है, केरल का जो कोझिकोड का एरिया है उसको इंडिया का फर्स्ट लिटरेचर सिटी है वो रिकॉग्नाइज किया था यूनेस्को ने 2024 के समय में। और यहाँ पे हमने राइस के बारे में रीड किया है। केरल के वहाँ पे एक जगह है जिसको कि कुट्टानाड के नाम से जाना करते हैं। तो कुट्टानाड का जो जगह है वो बिलो द सी राइस फार्मिंग का वहाँ पे प्रैक्टिस है वो हुआ करता है, कि सी का जो मीन लेवल है उससे बिलो वहाँ पे जो उनका एरिया है, तो बिलो द सी जो राइस फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है वो कुट्टानाड के अंदर में हुआ करती है, जिसको कि फाओ के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, रोम इटली के वहाँ पे है। तो फाओ के द्वारा आप देखिए कि बिलो द सी राइस फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है कुट्टानाड का, उसको कि ग्लोबल जो एग्रीकल्चर हेरिटेज प्रैक्टिस के रूप से भी रिकॉग्नाइज किया गया है। हमारी कंट्री के अंदर में 3 इस तरीके का प्रैक्टिस है। एक तो जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उड़ीसा के वहाँ पे। एक आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो सेफ्रॉन का जो कल्टीवेशन हुआ करता है रेवाज के वहाँ पे। तो इन 3 ऐसी प्रैक्टिस हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है फाओ ने ग्लोबल जो हेरिटेज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसके बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि केरल में एक जगह है कोटायम, केरल के अंदर में एक जगह है कोटायम। कोटायम कहाँ किसके लिए फेमस है? कोटायम फेमस है हेडक्वार्टर के लिए। रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। क्या इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे यूपीएससी के द्वारा। तो आप देखिए कि कोझिकोड के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की वजह से। यूपीएससी ने किसी अदर एग्जाम में, सिविल सर्विस एग्जाम के अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि वर्ल्ड का फर्स्ट जो लिटरेचर सिटी है वो कौन सा था। तो आप देखिए कि जब ये क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को स्टार्ट किया गया था 2004 के समय में, तो एक जगह है एडिनबर्ग, एक जगह है एडिनबर्ग। एडिनबर्ग को वर्ल्ड का जो फर्स्ट लिटरेचर सिटी के रूप से रिकॉग्नाइज है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने रबर बोर्ड के हेडक्वार्टर के बारे में रीड किया। यूपीएससी ने आप देखिए कि 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें टी बोर्ड के बारे में क्वेश्चन है वो पूछा था। तो हो सकता है कि रबर के बारे में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या किसी अदर वे के अंदर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे के थ्रू आप अपना ये जो नॉलेज है उसको यूज कर सको एग्जाम के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो वेस्ट एशिया के बारे में है। वेस्ट एशिया के वहाँ पे आप देखिए कि ईरान के द्वारा एक स्टेटमेंट में मेंशन किया गया कि यूएस की फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट का जो न्यूज़ है तो उसके लिए उनका जो फोर्सेज हैं वो भी रेडी हैं ग्राउंड इन्वेजन को फेस करने के लिए, उसको रजिस्ट करने के लिए। तो ईरान ने अपना जो प्रिपेयर्डनेस है उसको यहाँ पे मेंशन किया है। कंटिन्यूस आप देखिए कि ईरान के द्वारा जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अटैक किया गया है, वो वेस्ट एशियन कंट्रीज जिन्होंने यूएस के जो बेसेस सिचुएटेड हैं या यूएस के साथ में किसी तरीके से क्लोज अलाइंस है उसको वो कैरी आउट करते हैं। और इसी समय के अंदर में पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है वहाँ पे आप देखिए कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ के बिटवीन में टॉक सिचुएशन है। टॉक वहाँ पे किया गया है आने वाले समय में वेस्ट एशिया का ये जो कन्फ्लिक्ट है उसको किस तरीके से रिजोल्व किया जाए। तो पाकिस्तान का एक तो आप देखिए कि यहाँ पे जो ग्लोबल डिप्लोमेटिक एरिया है जिसके अंदर में प्रेजेंस को ये शो करता है।
बट यहाँ पे कंसर्न ये भी है कि यूएस ने जो इसमें डिस्कशन किया है पाकिस्तान के साथ में, वो डिस्कशन वहाँ के जो फील्ड मार्शल हैं, जो मिलिट्री चीफ हैं, उनके साथ में किया गया है। तो ये शो करता है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है, कैसे वहाँ पे जो मिलिट्री है उनके द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। एग्ज़ाम के लिए क्या आपको पता होना चाहिए? एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम आपको जानकारी होना चाहिए ईरान के लोकेशन के बारे में। ईरान के साथ में कौन कौन से कंट्री हैं वो अपना एरिया शेयर करते हैं, तो एक बार उनको रिवाइज करते हैं। अब देखिए कि ईरान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे इराक है, ईरान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में इराक है। फिर इराक के अगर हम नॉर्दर्न पार्ट के लिए मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पे तुर्की के द्वारा एरिया शेयर किया जाता है, तो इराक है, तुर्की है। फिर स्मॉलर एरिया है वो शेयर होता है आर्मेनिया और अजरबैजान के द्वारा। आर्मेनिया और अजरबैजान है जो कि इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एरिया है वो शेयर करते हैं। फिर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कैस्पियन सी है। फिर आप देखिए कि जो तुर्कमेनिस्तान है, जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, वो अपना एरिया शेयर करता है। और ईस्टर्न पार्ट के अंदर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान एरिया शेयर किया करते हैं। वाटर बॉडीज यहाँ पे हमने कैस्पियन सी के बारे में देखा, पर्शियन गल्फ के साथ में भी अपना एरिया शेयर करता है, और गल्फ ऑफ ओमान के साथ में भी जो ईरान है वो अपना एरिया है वो शेयर किया करता है। कैस्पियन सी आप देखिए कि कैस्पियन सी काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में हुआ करता है, वहाँ पे जो गैस के जो रिजर्व्स हैं वो सिचुएटेड हैं। और जो कि आप देखिए कि वहाँ से हमारा एक प्रपोजल भी था कि ईरान पाकिस्तान और इंडिया का, ईरान पाकिस्तान इंडिया का एक पाइपलाइन हम लेके आए। 2007 के समय में ये प्रपोजल किया गया था, बट वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में इस तरीके का रेडिकल फोर्स हैं जो उस प्रोजेक्ट को आप देखिए कि हार्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एक प्रोजेक्ट के बारे में रीड करें तो एक तापी पाइपलाइन का भी हमारा प्रोजेक्ट था कि जो तुर्कमेनिस्तान है जो कि कैस्पियन सी के साथ में अपना एरिया शेयर करता है, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान और इंडिया के लिए एक पाइपलाइन हम लेके आएंगे, जो 2011-12 के समय में प्रपोजल आया था। बट ये भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि डिस्कशन किया करते हैं पब्लिक के साथ में, जिसको कि मन की बात प्रोग्राम के नाम से हम जानते हैं, तो उसके अंदर में वेस्ट एशिया का जो सिचुएशन है उसको एज ए चैलेंजिंग टाइम के रूप से उन्होंने मेंशन किया है कि कोविड-19 के समय जिस तरीके से चैलेंजिंग टाइम था, उसी तरीके से वेस्ट एशिया का जो सिचुएशन है वो भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है हमारे कंट्री के लिए। चाहे एनर्जी का यहाँ पे सप्लाई हो, हमारा जो एक्सपोर्ट वहाँ पे जाया करता हो, या इन्वेस्टमेंट जो गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं उनसे इंडिया के लिए आया करता हो, हमारे जो लोग हैं जो कि अपने बेटर लाइवलीहुड के लिए वहाँ पे जाते हैं और वर्क को कैरी आउट करते हैं, रेमिटेंस के अंदर में जो पैसा है वो सेंड करते हैं इंडिया के अंदर में। तो ये काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें सभी में डिस्टरबेंस हुआ है, इसको ये वॉर सिचुएशन होने की वजह से वेस्ट एशिया के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको एलिमिनेट करने के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। मेंशन किया गया है एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में कि कुछ दिनों पहले हमने 1927 के अंदर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आप देखिए कि जो महाड एजिटेशन किया जाता है, महाड एजिटेशन है जिसके थ्रू उन्होंने एक पब्लिक जो वॉल है, पब्लिक जो टैंक है उससे जो वाटर को वो ड्रिंक करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको यहाँ पे रिड्यूस करने का उनके द्वारा जो मूवमेंट है वो किया गया था। जो एक बेसिक ह्यूमैनिटेरियन राइट भी है किसी भी एक पर्सन को कि वाटर का एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, स्पेशली अगर पब्लिक वाटर है वहाँ पे तो उसका एक्सेसिबिलिटी तो हर एक पर्सन को होना चाहिए। तो जो सोसाइटल जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको रिड्यूस करने का उनके द्वारा कोशिश है वो किया गया था। बट यहाँ पे एक इवेंट के बारे में बताया गया है कि जो 1926 का जो एरिया था 100 ईयर्स बिफोर, वहाँ पे भी आप देखिए कि रायगढ़ नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़, रायगढ़ के वहाँ पे एक एक पर्सन है जिनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि जो पब्लिक प्लेस है वहीं पे ही इस तरीके से जो लॉ है उसको जो सोशल जो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस थे उसको ब्रोक करने का उन्होंने कोशिश किया था। तो उसके बारे में मेंशन है। एग्ज़ाम के लिए क्या पता होना चाहिए? एग्ज़ाम के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, बॉम्बे लेजिस्लेटिव का जो काउंसिल हुआ करती थी, तो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1923 के समय में एक बोल रिजोल्यूशन है उसको पास किया था। बोल रिजोल्यूशन है वो पास किया गया था। अब ये एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, इसी रिजोल्यूशन ने आप देखिए कि जो हर एक पर्सन को जो पब्लिक वाटर है जिससे प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी के बारे में वो अलाउ करता है और किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होगा। हो सकता है यूपीएससी आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जो बोल रिजोल्यूशन है वो कब एग्जिस्टेंस में आया,
किस लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन है वो हो सकते हैं। तो आपको इसको अपना, अगर आपका जो बुक है उसके अंदर में नहीं मेंशन है तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो बुक है उसी के कहीं पे आप अपना जो मार्जिन के ऊपर में इस इंफॉर्मेशन को लिख लेना कि बोल्ड रेजोल्यूशन जो है जो इस न्यूज़ में यहाँ पे मेंशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेपाल के अंदर में जो नए पॉलिटिकल लीडर हैं जो पावर के अंदर में आए हैं, तो इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होंगे, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको कि हमें फोकस है वो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स बेसिकली उन सब एरियाज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि जो अर्लियर फेज में नेपाल का जो लीडरशिप हुआ करता था उनके इंडिया के साथ में क्लोज रिलेशंस थे। उसके लेटर फेज में आप देखिए कि फिर नेपाल के अंदर में एक मूवमेंट होता है, 2015 का एक मूवमेंट है जिसको कि 1415 का मधेसी मूवमेंट जिसको बोलते हैं। और मधेसी मूवमेंट के बाद में आप देखिए कि इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं। नेपाल का जो इंडिया के साथ में जो क्लोजनेस है वो भी वहाँ पे रिड्यूस हुआ है। ओवर द ईयर्स इंडिया ने नेपाल को जो फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया प्रोवाइड करता है, हमने हमारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट को भी इंक्रीज किया, बट रिलेशंस के अंदर में स्टिल आप देखिए कि डिफरेंसेज हैं। तो इन डिफरेंसेज को किस तरीके से रिजोल्व किया जाए, रिजोल्व आप देखिए कि यहाँ पे मेंशन ये किया गया कि बोथ पॉलिटिकल लीडर, हमारी कंट्री के पॉलिटिकल लीडर, नेपाल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के साथ में क्लोज वर्क करने के लिए प्रॉमिस किया है, मेंशन किया है कि वो क्लोज वे के अंदर में हमारे जो बायलेटरल रिलेशंस हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेपाल जो है वो इंडिया का एक्सेसिबिलिटी के ऊपर में डिपेंड हुआ करता है कि इंडिया जो जो भी उनको ट्रेड एंड ट्रांजिट को कैरी आउट करना है वो इंडिया के थ्रू में ही उनका कैरी आउट होता है। सेकंड आप देखिए कि इंडिया भी है जो नेपाल के साथ में जो हाइड्रो पावर है, क्योंकि नेपाल का जो जोग्राफिकल प्रेजेंस है वो इसको एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे हाइड्रो पावर का डेवलपमेंट होता है। तो हाइड्रो पावर है जिसको कि ग्रिड के थ्रू इंडिया के अंदर में सप्लाई है वो किया जा सके, इंडिया का यहाँ पे प्रपोजल है। जो ओवर द ईयर्स पिछले कुछ समय से जो डिफरेंसेस हुए हैं उनको रिजोल्व करना बोथ कंट्रीज़ के लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर प्रेजेंट समय में जो पर्सन पावर के अंदर में आए हैं, जब वो काठमांडू के मेयर हुआ करते थे, कि आप देखिए कि उनका जब इलेक्शन कैंपेन था उस दौरान में भी उन्होंने जो ग्रेटर नेपाल का एक इमेज है उसको शो किया था कि ग्रेटर नेपाल को वो यहाँ पे यूज करेंगे, अपना जो डोमिनेशन है उसको वो शो करते हैं। लार्जर लेवल के अंदर में जो नेपाल का पॉपुलेशन है वो आउटसाइड कंट्री के अंदर में वर्क किया करता है और रेमिटेंस के थ्रू पैसा सेंड करता है। इंडिया के अंदर में भी काफ़ी सारे जो नेपाल के जो पर्सन हैं उनका वर्किंग कंडीशन है, जो वर्किंग सिचुएशन है वो आपको मिलेगा। तो यही है जो कुछ एरियाज हैं उनके बारे में डिस्कशन था और आपको कैरी फॉरवर्ड जो पॉजिटिव वे के अंदर में कैसे बोथ कंट्रीज़ के रिलेशन डेवलप हों उसके बारे में। फिर आप देखिए कि यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में, कि जो रीजनल कनेक्टिविटी हमें बूस्ट करना था उसके लिए आप देखिए उड़ान जो स्कीम है वो लाया गया। उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ये जो इनिशिएटिव लाया गया था, तो जो हमारे टायर सेकंड एंड टायर थर्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे ये जो स्कीम है उसके पीरियड को इंक्रीज है वो किया गया है। तो उसी के बारे में मेंशन है कि सब्सिडीज़ जो हैं वो यहाँ पे डिमांड है वो क्रिएट नहीं कर सकती हैं कि स्मॉल टाउन्स के अंदर में जो एयर ट्रैवल है उसको कैरी आउट किया जाए। तो सब्सिडीज आप देखिए कि एकमात्र फैक्टर नहीं होता है, ओनली वन फैक्टर नहीं होता है कि जो यहाँ पे अगर सब्सिडी प्रोवाइड किया गया तो कम्प्लीटली जो एयर ट्रैवल है उसको अडोप्ट कर लिया जाएगा कॉमन सिविलियन पर्सनस के द्वारा। अदर एरियाज हैं जिनके ऊपर में भी फोकस करना होगा जिससे कि यहाँ पे कनेक्टिविटी का ये जो स्कीम है उसको बेटर वे में यूटिलाइज करें कॉमन जो सिविलियन पर्सन हैं। महाराष्ट्र के वहाँ पे एंटी कन्वर्जन बिल है वो आया है तो उसको कुछ प्रोटेस्ट किया गया है, ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि एंटी जो कन्वर्जन बिल है उसके बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आर्टिकल जो 25 है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 25 आपको जो रिलीजियस फ्रीडम है वो ग्रांट करता है, जिसके अंदर में जो बेसिकली जो रिलीजियस फ्रीडम है कि आपको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के अलावा आप देखिए कि आपको प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने का भी वहाँ पे राइट मिला है कि आप अपना जो रिलीजियस एक्टिविटी है उनको प्रोपोगेट भी कर सकते हो। कंसाइंस जो है वो इनर वे के अंदर में है कि आपका जो खुद का जो सेल्फ बिलीफ है वो क्या है आपका रिलीजन के पर्सपेक्टिव से। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, फिर इसके अलावा आपको प्रोफेस है, प्रैक्टिस है और प्रोपोगेट है कि आप अपना उनको ब्रॉड वे के अंदर में स्प्रेड भी कर सकते हो। बट क्या किसी पर्सन को आप फोर्सफुली वे के अंदर में कन्वर्जन को कैरी आउट कर सकते हो? फोर्सफुली वे के अंदर में कन्वर्जन नहीं कर सकते, बट कोई पर्सन है जो विलफुल वे के अंदर में कन्वर्ट होना चाहता है
तो उसको आप यहाँ पे आप देखिए कि रोका है, वो नहीं जा सकता है। तो बेसिकली उसी के रिगार्डिंग में बिल आया है, फंडामेंटल राइट के वायलेशन के बारे में है। क्या आर्टिकल 25 है जो एब्सोल्यूट है, आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 25 के भी यहाँ पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं कि पब्लिक ऑर्डर को यूज करते हुए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर के अलावा आप देखिए कि मोरलिटी है, हेल्थ है, और ये ऑल थ्री जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल 26, 27, 28 के ऊपर भी अप्लाई रहेंगे। पर 25 के अंदर में एक और पॉइंट है, वो है कुछ अदर प्रोविजन, कुछ ऐसा कंडीशंस बना है तो वहाँ पे कुछ अदर प्रोविजंस हैं, वो भी एज ए रेस्ट्रिक्शंस के रूप से इम्पोज रहेंगे। तो ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर में ये अप्लाई है, वो नहीं रहेगा। पाकिस्तान का जो रोल है यहाँ पे मीडिएशन के बारे में, जिसको हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि वहाँ के जो मिलिट्री चीफ हैं, जो फील्ड मार्शल का पोस्ट के ऊपर में है प्रेजेंट समय में, तो उन्होंने आप देखिए कि अपना जो अर्लियर फेज में पाकिस्तान ने, जैसे चाइना और यूएस का जो इंगेजमेंट हुआ था, जो उनका डिस्कशन हुआ था 70s 80s के समय में, उसमें उनका जो रोल था उसको यहाँ पे मेंशन किया है पाकिस्तान लीडरशिप के द्वारा। और ये अब इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस वहाँ पे जो मिलिट्री चीफ के लिए लेके जाना, तो ये शो करता है कि मिलिट्री का किस तरीके से कंट्रोल है। तो उसी के बारे में ये डिस्कशन किया गया, उन पॉइंट्स को ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। मन की बात जो प्रोग्राम है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वेस्ट एशियन क्राइसिस के बारे में मेंशन किया, ऑलरेडी उसके बारे में हम रीड कर चुके हैं। इन्होंने एक आप देखिए कि ज्ञान भारतम सर्वे के बारे में भी मेंशन किया है, एक मेंशन किया गया है ज्ञान भारतम सर्वे। ज्ञान भारतम जो सर्वे है वो किसके लिए है, ये बेसिकली वहाँ पे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर में, उसके कलेक्शन के रिगार्डिंग में ये सर्वे है कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको आपको कलेक्ट करना है, तो उसके बारे में भी उनका मेंशन है। हमारा जो अपोजिशन का जो लीडरशिप है उनका बेसिकली मेंशन ये है कि पाकिस्तान का जिस तरीके से फॉरेन जो पॉलिसी हैं या जो ग्लोबल अफेयर्स हैं उसके अंदर में जो इंगेजमेंट इंक्रीज हुआ है, फिर से पाकिस्तान एक अट्रैक्शन के पॉइंट के रूप से इमर्ज हुआ है, तो हमारे पॉलिसी के फेलियर के रूप से उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। बट आप देखिए किस तरीके से नहीं है, एवरी आप डोमेन के अंदर में इंटरवेन नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको अपना जो रोल है वो प्ले करना होता है। कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जिससे आपको अपोज करना होगा, जिन एरियाज में आपको इंटरवेन है वो नहीं करना होता। हमारा जो प्रेजेंट डिमांड ये है हमारी कंट्री का कि हमारा एनर्जी सप्लाई है वो कंटिन्यूस रहे। एनर्जी सप्लाई के अलावा जो अगर हम डिप्लोमेटिक डोमेन के अंदर में ये इंटरवेन करने के बारे में, तो हमारा कंट्री ऑलवेज आप देखिए कि पीस का प्रमोटर रहा है, कि ग्लोबल डोमेन में पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो। कोई भी कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करना है, तो डायलॉग एंड डिस्कशन के थ्रू आप उसको रिजोल्व है वो यहाँ पे कैरी आउट कीजिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स नक्सल मूवमेंट के बारे में है। नक्सल मूवमेंट हमारा जो मार्च 2026 था, जो कि एज ए टाइमलाइन के रूप से बताया गया था, और ओवर द ईयर्स आप देखिए कि हम काफ़ी सारे ऐसे नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड पर्सन हैं जिनको कि एलिमिनेट भी किया गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस नक्सल मूवमेंट की आइडियोलॉजी को छोड़ के मेन स्ट्रीम के अंदर में एंट्री भी कैरी आउट किए हैं। रिहेबिलिटेशन का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी है। तो ऐसे ही एक पर्सन है जिनको कि एलिमिनेट किया गया है यहाँ पे पुलिस फोर्स के द्वारा। फॉर्मर टाइम के अंदर में के विजय कुमार एक आईपीएस ऑफिसर हैं, काफ़ी फेमस आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने जो आप देखिए कि चंदन तस्कर एक वीरप्पन नाम से एक पर्सन हुआ करते थे, उनको भी एलिमिनेट करने में इनका रोल था। उस जो कंप्लीट ऑपरेशन है, ऑपरेशन कोकून का जो लीडरशिप है इन्होंने कैरी आउट किया था। स्टूडेंट्स इनका जो इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उनके ऊपर में रहे हैं, तो उन्होंने मेंशन ये किया है कि जो भी गवर्नमेंट पावर में रहा है उनका यही एक यहाँ पे मेन मैंडेट है कि जो एंटी नक्सल कैंपेन है उसको वो लार्जर वे के अंदर में कैरी आउट करें। तो उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे। अब देखिए कि नक्सल का जो मूवमेंट है उसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे यहाँ पे कौन कौन सा फोर्सेज हैं। स्टेट पुलिस ने भी, स्टेट का जो पुलिस उनके डोमेन में जो आया करता है, उन्होंने भी आप देखिए कि अपना जो फोर्स है उनको उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। जैसे कि अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश का अपना एक फोर्स है, ग्रे हाउंड उसको बोला करते हैं, ग्रे हाउंड उस फोर्स को बोला करते हैं। आईपीएस के विजय कुमार, सॉरी आईपीएस आप देखिए कि के एस व्यास नाम से जो जो आईपीएस हुआ करते थे, उन्होंने इस फोर्स को डेवलप किया था।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश के अलावा, आप देखिए कि जो छत्तीसगढ़ है जिसके दंतेवाड़ा के अंदर में लार्जर वे के अंदर में नक्सल मूवमेंट का इफेक्ट है, तो वहाँ पे डेट बस्तरिया बटालियन नाम से जो फोर्स है उसको जो सेटअप है वो किया गया है। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा के जब कलेक्टर हुआ करते थे जो आईएएस ऑफिसर हैं ओपी चौधरी, तो उन्होंने, अभी तो पॉलिटिक्स के अंदर में हैं, उन्होंने काफ़ी सारा जो काम है वो किया था। काम इस तरीके से किया था कि जो सिविलियन पर्सन है उनका गवर्नमेंट के अंदर में जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज हो। ट्रस्ट कैसे इंक्रीज होगा कि जो कॉमन सिविलियन पर्सन है उनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिले। उन्होंने एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा वर्क किया था, स्पेशली दंतेवाड़ा के अंदर में छू लो आसमान है, नन्हे परिंदे हैं, ऐसे उनके कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो रहे थे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमजी नरेगा के बारे में है, उनके वर्कर्स को जो राइट टू वर्क जो है, जो वर्क का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग में जो वर्क नहीं मिला है तो सस्पेंडेड है, वर्क का डिनायल है यहाँ पे। एमजी नरेगा को रिप्लेस करते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण है उसको लाया गया था। तो विकसित भारत जी राम जी नाम से जो बिल है वो यहाँ पे लाया जाता है नवंबर दिसंबर के समय में, और उसके बारे में डिस्कशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल भी है, कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एरिया को डिसाइड करेगा कि कहाँ पे जो वर्क करना है, कौन से एरिया को फोकस करना है, और सीजनल पोस्ट जो देना है उसके बारे में भी है। तो स्टूडेंट्स इसका एक कंसर्न ये भी है, आप देखिए कि रूरल एरिया के अंदर में जो वर्कर्स जो हैं, जो कि हमारे इनफॉर्मल वे के अंदर में वर्क करते हैं, जैसे कि हार्वेस्टिंग का समय है जब वर्कर्स का फील्ड, ऐसे लोग जिनके पास में खुद की एग्रीकल्चर फील्ड नहीं है, तो आप देखिए कि किसी अदर पर्सन का जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसके ऊपर में वो वर्क करते हैं हार्वेस्टिंग के समय में। तो ये जो 40-50 डेज का जो समय हुआ करता है, उस समय में उनके द्वारा एक बार्गेनिंग का जो उनका एक बेस हुआ करता था कि किसी भी पर्सन से जब वो बार्गेन करते थे तो वो बोला करते थे कि 300, सपोज कीजिए 300 जो है वो उनको पैसा है वो एमजी नरेगा के थ्रू मिला करता है। तो वो यहाँ पे डिस्कशन ये कर लिया करते थे कि 300 तो वहीं पे ही उनको मिला करता है, तो वो हार्वेस्टिंग के अंदर में लार्जर वे के अंदर में उनको पे करना है, जब भी वो वहाँ पे वर्क है वो करेंगे। तो ये बेसिकली जो बार्गेनिंग का जो उनका जो जो बेस है वो प्रोवाइड करता था। बट यहाँ पे गवर्नमेंट का ये जो जो बेसिकली पोस्ट देने का जो जो पॉइंट है वो सम काइंड ऑफ कंसर्न है उसको क्रिएट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हमने बार्गेनिंग के बारे में देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आया करता है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसके अंडर में ये जो कंप्लीट वर्क है जो हुआ करता है। और जो एमजी नरेगा है उसी को काफ़ी बार जो हमारा जो इकोनॉमी के सेक्टर के अंदर में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी क्रिटिसाइज किया करते थे कि जो चीप लेबर, जो इंडिया के अंदर में चीप लेबर काफ़ी लार्जर वे के अंदर में अवेलेबल है। जो आप देखिए कि लेबर का जो आया करती है, जब से एमजी नरेगा आया है लेबर का जो मूवमेंट है वो काफ़ी कम हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे बिग कैट्स के बारे में तो आपने रीड किया होगा। बिग कैट्स जो हमारे यहाँ पे हैं, बिग कैट्स के रिगार्डिंग एक अलाइंस भी हमने सेटअप किया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस उसको बोला करते हैं। बट जो स्मॉलर कैट्स हैं जो जंगल के अंदर में रहा करती हैं, अलग अलग काइंड का आप देखिए कि हमारे यहाँ पे स्मॉलर कैट्स हैं वो हुआ करती हैं, तो उसके अंदर में जंगल कैट के बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है कि जो जंगल कैट है हमारी कंट्री के डाइवर्स एरियाज के अंदर में रहती है। चाहे अगर हम बात करें ग्रासलैंड एरिया के बारे में, वेटलैंड एरिया के बारे में, या डेजर्ट एरिया के अंदर में, तो हर एक जगह इनका प्रेजेंस है। साउथ एशिया के अंदर में इंडिया है, साउथ एशिया के अंदर में इंडिया है, नेपाल है। इंडिया और नेपाल वो जगह हैं जहाँ पे लार्जर वे के अंदर में जो जंगल कैट है उसका प्रेजेंस होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से लार्जर वे के अंदर में प्रेजेंस है, डाइवर्स एरिया के अंदर में प्रेजेंस है, तो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है, लिस्ट कंसर्न आईयूसीएन स्टेटस है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल सेकंड है उसके अंदर में इनको प्रोटेक्ट किया गया है। बट ओवर द ईयर्स इनकी संख्या के बारे में एक ऑब्जर्व ये किया गया कि संख्या के अंदर में डिक्लाइन हुआ है, जंगल कैट का जो नंबर्स हैं उसके अंदर में डिक्लाइन है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो प्रेफर कौन सा एरिया इनके द्वारा प्रेफर किया जाता है, वार्म एरिया हो, सेमी एरिड एरिया हो, या आप देखिए कि ऐसा एरिया हो जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल रिसीव होता हो, उस एरिया को जो जंगल कैट है वो प्रेफर करती है रहने के लिए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, स्पर्म व्हील के बारे में है। आप देखिए कि ये जो व्हेल है जो हमारे यहाँ पे इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में भी मिलती है, स्पेशली जो लक्षद्वीप का एरिया है, जो मन्नार हिल्स का जो एरिया है वहाँ पे। तो यहाँ पे मेंशन ये किया गया है इसके बारे में कि जो जब भी इनका जो नया चाइल्ड होता है उसको आप देखिए कि ये
जब तक वो स्विम नहीं करता है, जब तक उनके द्वारा जो अपर वाटर सरफेस है वहाँ पे लाया जाता है, जिससे कि वो स्विमिंग कंडीशन है उनको यहाँ पे सीख सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही पेज के ऊपर में ये न्यूज़ है एक्स्ट्रा सेल्यूलर आरएनए के बारे में। एक्स्ट्रा सेल्यूलर आरएनए है वो क्या हुआ करता है, ऐसा जो आरएनए जो कि हमारा बॉडी के आउटसाइड एरियाज के अंदर में जो सेल एरिया है, सेल्स के अंदर में नहीं मिलता है, सेल्स के आउटसाइड एरिया के अंदर में जो बॉडी का जो फ्लूइड है उसके अंदर में जिस आरएनए का प्रेजेंस होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर आरएनए के रूप से जाना करते हैं। तो एक्स आरएनए के बारे में है कि एक्स आरएनए है उसका प्रेजेंस हुआ करता है कहाँ पे, ऐसा जो वाटर है जो कि डिसइंफेक्टेड है ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे भी इसका प्रेजेंस होता है कि आरएनए को जब किल किया जाता है उससे पहले ही ये एक्स आरएनए है उसका रिलीज होता है और उसका कंटिन्यूस प्रेजेंस है वो आपको वाटर के अंदर में, डिसइंफेक्टेड वाटर के अंदर में भी प्रेजेंस मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए आरएनए आउटसाइड द सेल के प्रोसेस के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि नेतन्याहू जो हैं, जो कि इजरायली पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि उनके नॉर्दर्न के अंदर में जो लेबनान है, तो लेबनान का एरिया के अंदर में इजरायली फोर्सेज हैं कंटिन्यूस एक्सपेंड करें और उनका जो सिक्योरिटी जोन है, जो सिक्योरिटी का जो जोन है वहाँ पे एक्सपेंड है वो किया जाए इजरायली फोर्सेज के द्वारा। तो इजरायली फोर्सेज के एक्सपेंड के बारे में है लेबनान के, वहाँ पे लेबनान के अंदर में एक आप देखिए इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हिजबुल्लाह के नाम से जाना करते हैं, और हिजबुल्लाह जो है वो ईरान उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इजराइल के अगेंस्ट में अपनी जो अटैक हैं वो कैरी आउट किया करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेनेजुला के जो लीडर जिनको कि यूएस के द्वारा ले जाया गया था अपनी कंट्री के वहाँ पे, अब उन्होंने अब प्रिजन एरिया से एक सोशल मीडिया के ऊपर में पोस्ट किया है और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको जो थैंक्स है वो किया गया है। तो मुद्रो के बारे में है जो कि वेनेजुला के लीडर थे जिनको ले जाया गया था यूएस फोर्सेज के द्वारा। जब भी हम वेनेजुला के बारे में रीड करते हैं क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, आपको होना चाहिए वहाँ पे जो गल्फ ऑफ वेनेजुला का एरिया है, और गल्फ ऑफ वेनेजुला के ही नियर बाई एरियाज के अंदर में आप देखिए कि लेक मराकाइबो है, एक लेक मराकाइबो है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। और काफ़ी बार जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हुआ करते हैं कि लेक मराकाइबो गल्फ ऑफ वेनेजुला का ही पार्ट है, उस लेक जो है गल्फ का पार्ट नहीं है, डिफरेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं जो कि हमारे जोग्राफी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, उन रिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जो वेनेजुला के वहाँ से पास करती हैं। जनवरी के समय में हमने उसके बारे में काफ़ी बार रीड किया है। एंजल्स फॉल जो कि आप देखिए कि हाईएस्ट जो वाटरफॉल हुआ करता है, तो एंजल्स फॉल है वो वहाँ पे चुरुन नाम का एक रिवर है जिसके ऊपर में लार्जली वे के अंदर में इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें अफगानिस्तान के बारे में है, तो जो एक्सट्रीम वेदर है, एक्सट्रीम वेदर ने वहाँ पे लोगों को इम्पैक्ट किया है। कैसे इम्पैक्ट किया है, फ्लडिंग हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, थंडर स्टॉर्म का कंडीशन डेवलप हुआ है और 17 के आसपास लोगों का डेथ हुआ है। तो ये अफगानिस्तान की एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के बारे में है। हमारे जो पोप हैं, पोप लियो, उन्होंने मेंशन किया है कि ऐसे जो ग्लोबल लीडर्स जो कि वॉर को क्रिएट करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी को आप देखिए कि ह्यूमैनिटी को यहाँ पे वायलेट करना चाहते हैं, वो उन लीडर्स का जो प्रेयर सिचुएशन के बारे में इन्होंने मेंशन किया है कि गॉड है वो रिजेक्ट करता है ऐसे जो लीडर्स हैं उनके प्रेयर को। ये पोप लियो का यहाँ पे स्टेटमेंट है। पोप लियो का आप देखिए कि जो प्लेस है जो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग में जो हाईएस्ट प्लेस है जहाँ पे पोप रहा करते हैं, उस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं, वेटिकन सिटी का वो एरिया है। जब आप इटली को जब आप रीड करोगे तो इटली के अंदर में जैसे आप देखिए कि हम साउथ अफ्रीका के बारे में जब रीड करते हैं तो लिसोतो और स्वाजीलैंड नाम के दो कंट्री हैं जो साउथ अफ्रीका का जो टेरिटरी है, सपोज कि ये साउथ अफ्रीका का टेरिटरी है, यहाँ पे लिसोतो है, यहाँ पे स्वाजीलैंड है, एक एरिया के अंदर में स्वाजीलैंड सिचुएटेड है। तो ऐसे ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जो कि इटली के अंदर में भी हैं। एक तो हमने वेटिकन सिटी के बारे में देखा कि वेटिकन सिटी है, और जो अदर कंट्री है वो कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आप देखिए कि नेपाल के बारे में है, नई लीडर वहाँ पे पावर के अंदर में आए हैं। उससे पहले वहाँ पे जैनजी का मूवमेंट हुआ था कि जैनजी जो जनरेशन है उन्होंने मूवमेंट किया गवर्नमेंट के अंदर में करप्शन के बारे में। फिर लेटर फेज के अंदर में वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है जिनको कि वहाँ पे एक पर्सन के द्वारा हेड किया जाता है जो कि जुडिशियल बैकग्राउंड से थे। तो उस समय कमीशन भी बना था, कमीशन की जैनजी मूवमेंट के अंदर में लीडर्स का क्या रोल था, कैसे उन्होंने मूवमेंट को सप्रेस करने का कोशिश किया। तो जो फॉर्मर लीडर्स हैं उनको वहाँ पे अक्यूज्ड बताया गया है, तो उनको रिमांड कर दिया गया है, कस्टडी में रखा जाएगा
5 डेज के लिए नेपाल के अंदर में अपोजिशन के लीडर्स के बारे में है। फिर आप देखिए कि नॉर्दर्न कोरिया के बारे में है। नॉर्दर्न कोरिया ने एक जो मिसाइल का जो जो इंजन है उसको टेस्ट किया है। मिसाइल के इंजन को टेस्ट किया गया है और वो कैपेबल है, मिसाइल का जो इंजन है वो कैपेबल है कि यूएस का जो एरिया है वहाँ तक वो जो मिसाइल इंजन है वो स्ट्राइक कर सकता है। तो सॉलिड फ्यूल इंजन को यहाँ पे अपग्रेड किया गया नॉर्दर्न कोरिया के द्वारा मिसाइल इंजन को, और जो जिनको अपना जो टेरिटरी है, जो रीच एरिया है, वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है यूएस तक स्ट्राइक करने के लिए। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। हमें एग्जाम के पर्पज़ तक ही रीड करना चाहिए, और भी आपको ओपिनियन होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बट जब भी आप ओपिनियन इन्फॉर्मेशन को रीड करते हो बेटर है, बट एंड ऑफ द डे जब न्यूज़ है उसको आप इस तरीके से आप यहाँ पे डिसाइड कीजिए कि एग्ज़ाम के अंदर में क्या क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको रीड करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में मिलेगा। और आप देखिए कि अपने जो अपने आपके साथी हैं जो प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी के लिए, उनको भी आप शेयर कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, अगर आपको बेटर लगे। वहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एग्जाम के लिए। तो ये आज के न्यूज़पेपर का इन्फॉर्मेशन था। थैंक यू वेरी मच।